दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण वर्मा। दोस्तों आज का जो विषय है हमारा वो है बिहार चुनाव 2025 के आने वाले जो नतीजे हैं उसके ऊपर में सभी लोगों का, आप जैसे कि जानते हैं कि सारे न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सभी जगह अपने अपने एग्जिट पोल्स लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया है। और लगभग जिस तरीके के एग्जिट पोल्स के जो लोगों के रुझान दिख रहे हैं, जिस तरीके से लोगों ने अपने अपने लेवल पे एग्जिट पोल्स किए हैं, उसके अनुसार एक चीज तो साफ दिख रही है कि एनडीए पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बिहार में फिर से बनाने जा रही है। परंतु हम आज जो डिस्कस करेंगे वो मैं अपना एक अनुमान आपके साथ में साझा करना चाहूँगा कि मेरा क्या अनुमान है और मैं क्या सोचता हूँ बिहार की राजनीति के बारे में, और क्या बिहार के जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो मेरा क्या अनुमान है उस तरीके के एग्जिट पोल्स को लेकर। तो जो मेरा मानना है कि जो बिहार का जो इलेक्शन है, जो बिहार 2025 का जो चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव, उसको पूरी तरीके से महिलाओं ने हाईजैक कर लिया। अब मैं हाईजैक वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, ये किसी आप इसको गैर जिम्मेदाराना तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। हाईजैक मतलब पूरी तरीके से ये चुनाव महिलाओं पर केंद्रित हो गया जाके। और जिस तरीके से जो चुनाव आयोग के जो जो डेटाज आ रहे हैं, जो चुनाव आयोग ने डेटाज रिलीज किए हैं, उसके अनुसार महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं से 8% ज्यादा वोटिंग करी है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और मैं अपने अनुभव आपके साथ में साझा करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का जो 8% वोट बढ़ा है, उस 8% वोट का बढ़ना ये संकेत देता है कि जो महिलाएं किसी भी तरीके से पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुई हैं, उनका ही वोट बढ़ा है। इसमें किसी भी तरीके से मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि राजद को महिलाओं का बढ़ चढ़कर वोट मिलेगा। राजद को किसी भी तरीके से ये बढ़ा हुआ वोट नहीं मिलने वाला है। ये बढ़ा हुआ वोट एनडीए की तरफ ही जाने वाला है। अब अगर हम क्रमवार पार्टी वाइज अगर तरीके से हम बात करें, तो सबसे पहले बात करना वाजिब है कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी नीतीश जी हैं, तो नीतीश जी का जो सोच रही है, नीतीश जी जब से सत्ता पे आए हैं तब से लेके आज तक नीतीश जी ने महिलाओं को केंद्र पे रख के अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो सुशासन बाबू जो उनका एक नाम गढ़ा गया, वो किस लिए गढ़ा गया? वो जंगल राज के दौर से बाहर निकाल कर बिहार को सुशासन की एक राह पे लेके आने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, उसका सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ, वो सबसे ज्यादा फायदा जो मुझे लगता है कि महिलाओं को हुआ। अब महिलाओं को जब एक बार थोड़ी सुरक्षा का महसूस होना स्टार्ट हो गया कि लोग, महिलाएं अपने आप को थोड़ा सुरक्षित समझने चालू कर दिया उन्होंने अपने आप को समाज में। और दिन रात मतलब इसका मतलब ये नहीं कि रात के 12 बजे 1 बजे, फिर भी जो पहले महिलाएं 3 बजे 4 बजे, महिलाएं क्या पुरुष भी 3 बजे 4 बजे के बाद अपने अपने घरों की तरफ बढ़ना चालू हो जाते थे, वो दौर बदला, धीरे धीरे वो दौर बदला। और साथ में महिलाएं भी 4 बजे से बढ़ के धीरे से 6 बजे, 6 बजे से बढ़ के 7 बजे, 8 बजे, और अब जो अभी की जो वास्तविक स्थिति है, अगर आप बड़ी मेजर सिटीज को अगर आप देखेंगे तो महिलाएं आराम से 9 बजे 10 बजे तक भी आपको बाजार में अकेले, बच्चियां अकेले, स्कूल के स्टूडेंट्स अकेले 9 बजे 10 बजे तक भी सुरक्षित तरीके से आपको मार्केट में घूमते हुए मिल जाएंगे। तो ये उनका एक अनुभव,
तो इस अनुभव के साथ में नीतीश जी ने एक चीज और जोड़ी, वो जोड़ी कि अब जब लोग सुरक्षित महसूस करना चालू कर दिए हैं, तो अब महिलाओं को केंद्र पर रखकर उन्होंने जो उस समय आज से 20 साल पहले जो छोटी छोटी बच्चियां थी, बच्चियों से मेरा मतलब है जो प्राइमरी स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स थे, खासकर महिला वर्ग, महिला मतलब जो लड़कियां थी, उनको साइकिल दिया, उनको प्रोत्साहित किया, उनको प्रोत्साहन दिया इस बात का कि आप स्कूल जाओ, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई शिक्षा लेने से आपके आपके आपका भी किसी तरीके आपका भी समाज में आपका उत्थान होगा, सामाजिक तौर पे आपका समाज भी बढ़ेगा और आप दूसरी भी आपके नई नई दिशाओं में आपको काम करने का, रोजगार सृजित करने का, आने वाला आपका अपने भविष्य को लेकर आपको अपनी जागृति मिलेगी। तो इस तरीके से उन्होंने बच्चियों को जागृत किया और बच्चियां उस चीज का फायदा लेकर, साइकिल से ये बात स्टार्ट हुई थी, साइकिल और ड्रेस और किताबें, यहां से ये बात स्टार्ट होके जब ये बच्चियां 12th पास की, 10th पास की, तो ग्रेजुएशन करने के लिए उनको पैसा दिया गया। फिर जब ये बच्चियां ग्रेजुएट हो गई, तब तक पुलिस भर्ती में इनको मौका दिया गया, आरक्षण दिया गया। जब आरक्षण मिला तो जो बच्ची 5 साल की उम्र से 7 साल की उम्र से नीतीश के शासन काल में धीरे धीरे करके बड़ी हुई है और वो आज इस उम्र पे आ चुकी है। बहुत सारी महिलाओं की, हो सकता है कि उस दौर की महिलाओं की शादी हो गई होगी, शायद उनके बच्चे भी होंगे। तो उन्होंने दोनों दौरों को देखा है। एक दौर वो भी देखा है जब उनको 4 बजे के पहले उनके माँ बाप उनको घर के अंदर कर लिया करते थे, और आज वो दौर भी देख रही हैं कि जब उनको स्वच्छंद होके शहरों में 10 बजे रात तक, 9 बजे रात तक घूमने की स्वच्छंदता है। आराम से वो बाजार जा सकती हैं, किसी भी तरीके की लूट-पाट, किसी भी तरीके के फिरौती, अपहरण, ये जो एक ट्रेंड बन गया था बिहार का, वो ट्रेंड से, दोनों ट्रेंड्स को उन्होंने अनुभव किया है। तो इसलिए, और जब ये 2025 का चुनाव अनाउंस होने ही वाला था, उसके पहले जो मास्टर स्ट्रोक, मैं मानता हूं, जो एक मास्टर स्ट्रोक एनडीए सरकार ने बिहार में चुनाव से पहले दिया, वो मास्टर स्ट्रोक था जीविका दीदी को 10,000 रुपए देना। मैं बिहार बहुत गया हूं, मैं बिहार में छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक घूमा हूं। आज भी बिहार में पैसे की वैल्यू बहुत है। पैसा, हर व्यक्ति पैसे को सही तरीके से सदुपयोग करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है और हम सभी अनुभव करते हैं। मैं अकेला नहीं, आप जितने भी मेरे दर्शक हैं वो सभी अनुभव करेंगे कि बिहार का अगर कोई भी फैमिली जो पलायन करके जो बाहर आया हुआ है, वो भी अगर देखेंगे आप, तो भले ही उसकी सैलरी थोड़ी सी हो, लेकिन उस सैलरी से में से भी वो कुछ पैसा अपने परिवार को देने के लिए जरूर बचा लेता है। ऐसा नहीं है कि जितना कमाया, खाया, गवाया, खत्म कर दिया। वो पैसा जोड़ना जानता है। और बिहार में ये आज से नहीं है, ये पूर्वजों से, उनके पूर्वजों ने ये चीज उनको सिखाई है कि जो भी पैसा है उसको सही तरीके से सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग करके उसको आप उसमें से बचाओ भी, और जो आपकी जरूरत है उस पर उतना खर्चा भी करो। तो जो 10,000 रुपए है, वो एक गांव की महिला के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और वो भी एक बार में 10,000 रुपए आना। अगर यही चीज टुकड़ों में आती कि 2,000 आया, 1,500 आया, तो इस चीज का वो इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जो 10,000 रुपए एक मुश्त जो जीविका दीदियों को मिला, वो गेम चेंजर, इस 2025 के चुनाव का गेम चेंजर रहा। इसका पूरा लाभ, और जो आप बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज, 8% एक्स्ट्रा वोट जो देख रहे हैं पुरुष मतदाता से ज्यादा, और जिस तरीके की बम्पर वोटिंग जो हुई है, तो ये बम्पर वोटिंग होना ये एक संकेत है कि जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जब वोट में भागीदारी लेना स्टार्ट किया, तो पुरुषों ने भी बढ़ चढ़ के वोट पे, पुरुषों का भी वोट परसेंटेज बढ़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन पुरुषों का कम है। और कहीं ना कहीं इसका एक कारण और भी हो सकता है जो मैं महसूस कर सकता हूँ। इसमें पलायन,
पलायन का एक एंगल जुड़ा हुआ है, जो मैं समझ रहा हूं कि जो व्यक्ति, जिस फैमिली का मेल मेंबर, ठीक है ना, जिस फैमिली का मेल मेंबर किसी दूसरे शहर में, बड़े शहर में, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोई भी अन्य शहर बिहार से बाहर जाके अगर वो वहां नौकरी कर रहा है, तो हो सकता है वो वोट डालने ना आया हो, ठीक है, लेकिन उसका महिला जो साथी है या फिर परिवार के जो महिला सदस्य हैं, वो गांव में ही रहती हैं, तो वो गांव में रहती है तो उनने वोट दिया जाके। उसी तरीके से अगर पुरुषों का देखा जाए तो पुरुष तो बाहर है, तो वोट देने नहीं आ पाया। तो ये कारण हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है पुरुषों और महिलाओं में जो वोट का अंतर है उसका। तो जो 8% बढ़ा हुआ वोट है, ये पूरी तरीके से गेम चेंज कर रहा है, और ये पूरी तरीके से ऐसे गेम चेंज कर रहा है कि आरजेडी और जो महागठबंधन है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और भी जो अन्य दल हैं इनके वो जुड़े हुए हैं, वो सारे बहुत बुरी तरीके से पराजित होने जा रहे हैं। अब जो मेरा अनुमान है, जो मैंने एक एक सीट को मैंने बैठ के उनका एक्सेल पिछले 2 बार के चुनावों का मैंने गहन अध्ययन पिछले 1 महीने 1.5 महीने से मैं कर रहा था। उस गहन अध्ययन में मैंने ये पाया, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, जो एनडीए के सदस्य दल हैं, वो कोई 2000 वोट, कोई 5000 वोट, कोई 10,000 वोट, इन 2000 5000 वोट से हारने वाली सीटों की संख्या मुझे लगता है 50 के करीब है। 50 के करीब ऐसी सीटें हैं, करीब करीब, जिनका वोटों का अंतर बहुत कम रहा है, और उसमें 3000 4000 5000 6000 3000 4000 5000 6000 तक का जो वोटों का अंतर है, वो जो उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है उसका, कुछ जगह में जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, रामविलास जी की जो पार्टी है, लोजपा रामविलास, तो वो उनका अगर अंतर देखा जाए, और अगर हम उन दोनों पिछले चुनावों को, दोनों के वोट्स को अगर हम बीजेपी या फिर उनके गठबंधन के किसी भी दल पे जोड़ देते हैं, तो आसानी से वो सीट क्लियर हो जाती है। अब ये जो मैंने एनालिसिस किया, इस एनालिसिस को मैंने एक बार क्रॉस चेक करने के लिए मैंने दिल्ली और हरियाणा और महाराष्ट्र, मैंने इन तीनों चुनावों को भी खंगाला, और जब मैंने इनको खंगाला तो मैंने ये पाया कि बीजेपी का जो कोर, जो कंसंट्रेशन था, जो कंसंट्रेशन बीजेपी ने लगाया, चाहे आप वो हरियाणा में देख लीजिए, चाहे वो आप दिल्ली में देख लीजिए, चाहे वो आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, उन्होंने चुनाव लड़ने के पहले ये रणनीति बनाई कि पहले उन सीटों को आप फिल्टर कीजिए और अलग कीजिए जिनमें वोटों का अंतर 2000 से लेकर 10,000 तक का है। और हरियाणा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी उन सीटों में बहुत अच्छे तरीके से सीटों को जीतने में सफलता हासिल कर पाई है, जिनका वोटों का अंतर 2000 से लेकर 10,000 तक का रहा है। और वही फोकस कहीं ना कहीं बिहार में भी दिखाया है बीजेपी ने, और पूरे गठबंधन ने, एनडीए ने भी, पूरा एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं बीजेपी की अकेले बात नहीं कर रहा हूं। पूरा एनडीए गठबंधन का फोकस उन सीट्स पे रहा है जिनका अंतर कहीं ना कहीं 2000 से लेकर 10,000 15,000 के बीच तक का रहा है, और उस अंतर को महिला वोटरों ने बहुत अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर दिया है, बहुत अच्छी तरीके से। और इसका जो नतीजा है वो आपको तरह तरह के जितने भी 16 17 18 एग्जिट पोल्स, आज एक्सिस माई इंडिया का भी एग्जिट पोल आ गया। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि वो 130 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, 110 सीटें आरजेडी को दे रहे हैं। तो मेरे को ऐसा, मेरा ये अनुमान है कि ये थोड़ा सा एग्जिट पोल बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिवली वो किया गया है, क्योंकि एक्सिस माई प्रदीप जी को जानते हैं, रो दिए थे 2024 के चुनाव में। उसके बाद उनके बाकी के भी जो एग्जिट पोल्स आए उनमें भी उनका मुझे नहीं लगता है, जैसे हरियाणा चुनाव में भी उनका एग्जिट पोल फेल हो गया था। आई थिंक हरियाणा चुनाव में भी वो बीजेपी को विन करते हुए नहीं दिखा पाए, और बाद में बीजेपी जीत गई। तो जो मेरा मानना है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे
उसमें बीजेपी और एनडीए, मतलब एनडीए 167 सीटें मुझे जीतती हुई दिख रही है। 167 एनडीए बिल्कुल क्लियरली, मुझे 167 का आंकड़ा बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। मैंने बहुत क्लोजली इस चीज को मॉनिटर किया। मैं ग्राउंड पे तो नहीं रहा, ग्राउंड का क्या सेंटिमेंट्स हैं और ग्राउंड की रिपोर्टिंग किस तरीके से, मैं ग्राउंड की चीजें जितनी भी हैं वो यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अदर न्यूज चैनल्स, और इनसे मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट्स मिले हैं वो सारी चीजें। लेकिन जो मैंने अंक गणित की जो कैलकुलेशन जो मैंने करी पिछले 1 से 1.5 महीने के करीब 45 दिन से मैं उस अंक गणित के फॉर्मेशन में लगा हुआ था, और जो मैंने अंक गणित को जो मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे ऐसा लगा, और मैंने जो सीट्स निकाली एक एक सीट को मैंने हर नजरिए से, कि पहले कौन चुनाव लड़ रहा था, कौन विपक्ष में था, कौन इस बार पक्ष में है, कहाँ कौन एक दूसरे के पिछले बार विरोध में लड़ रहे थे और इस बार उनके साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, तो इन सारे चीजों को, और बाकी प्रचार किस तरीके से आगे बढ़ा, जिस तरीके से राजद का जो प्रचार है वो किस तरीके से रहा, कांग्रेस ने प्रचार में क्या हिस्सेदारी दिखाई, बीजेपी किस तरीके से हिस्सेदारी दिखाई, बीजेपी का स्टार प्रचारक किस तरीके से ग्राउंड पे उनकी रैलियों की भीड़, और अदर सोशल मीडिया पे और ओपन प्लेटफॉर्म्स पे और न्यूज चैनल्स के ऊपर में किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स रहा है, उन सारी चीजों को देखते हुए जब मैंने कैलकुलेशन निकाला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 167 अचीव कर रही है बीजेपी। 167 का आंकड़ा ही आएगा, बिल्कुल ये मेरा फिक्स आंकड़ा है। मैं इस पर लेफ्ट राइट नहीं कि 5+5 ज्यादा, मैं एग्जैक्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 167 सीटें हैं बीजेपी के हाथ में, और इसमें 84 सीट में जो मैंने निकाली हैं, 84 सीट्स बीजेपी को आएंगी इसमें से। अब आप बोलेंगे कि 84 तो किसी ने नहीं बताया, ये मेरा कैलकुलेशन है, ये मैंने कैलकुलेट किया है कि 84 सीट्स मैंने कैलकुलेट किए हैं, एक एक सीट का डिटेल है मेरे पास में, जो मैंने किस तरीके से उसको माइनस किया, प्लस किया, कहाँ से किस किस पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो पहले नहीं था साथ में इस बार जुड़ा हुआ है, कैसे वहां पे महिला वोटरों का जो चेंजेस आया है, जो 8% वोट का जो एक इम्पैक्ट दिख रहा है, वो सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे को 84 सीट्स बीजेपी को दिख रही हैं, और मेरे को करीब करीब 66 सीट मेरे को जेडीयू के हाथ में दिख रही हैं। जेडीयू 66 के करीब रहेगी, और एनडीए टोटल 167 सभी को मिला के, इसमें चिराग पासवान हो गए, इसमें आपके जीतन राम मांझी हो गए, इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, बाकी जितने भी इनके साथ में गठबंधन में जो भी सदस्य दल हैं वो। और बात रही अगर महागठबंधन की, तो महागठबंधन बहुत बुरी तरीके से हारने जा रही है, और इस महागठबंधन में अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो मैं कांग्रेस को फिर बोल रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था और इस वीडियो में भी बोल रहा हूं कि 5 से 7, बहुत ज्यादा हुआ तो 7, नहीं तो 5 से 7, 5-6-7, 5-6-7, इससे ज्यादा सीट कांग्रेस को मुझे तो नहीं दिख रही है, इससे ज्यादा सीट कांग्रेस नहीं ला पाएगी। और बात रही आरजेडी की, तो आरजेडी का बहुत बड़ा चंक वोट इस बार इधर से उधर हुआ है उसमें, और आरजेडी की बात करने से पहले जन स्वराज प्रशांत किशोर जी मुझे तो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके से कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहे हैं कि बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर जी किसी भी तरीके का कोई फैक्टर नहीं है। अब उनको अगले बार की तैयारी करने के लिए लग जाना चाहिए, और मेरा जो मानना है कि कभी भी आपको एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। प्रशांत किशोर जी ने जो सीधे सत्ता की दिशा में हाथ बढ़ाया है ना, तो वो एक उनका गलत स्ट्रैटेजी हो सकती है। मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को उन्होंने चुनाव जितवाए हैं, लेकिन ये मेरा एक असेसमेंट है कि उनको कुछ सिलेक्टेड सीटों में आना चाहिए था। कुछ सिलेक्टेड सीटों में अगर आते, मान लीजिए मैं बोलता हूँ 50 सीटें, 243 की जगह आप 50 सीटों में आते, 50 सीटों में कुछ ऐसी चुनिंदा सीटों में लड़ते जिसमें आपको दिखता कि हाँ यहाँ पे जातिगत समीकरण और बाकी जो भी दूसरे दूसरे तरीके के फैक्टर्स होते हैं, महिला फैक्टर, पुरुष फैक्टर, आपको युवा का जो फैक्टर है, कौन लोगों की कोर समस्याएं किस पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा हैं, उन सारी चीजों को फोकस करते हुए अगर आप 50 सीटें सिलेक्ट करते
और चुनाव लड़ जाते तो 50 सीटों में एक तो बेहतर तरीके से आप मैनेज कर पाते। आपके ऊपर में 243 का जो एक भार है 243 सीटों में लड़ने का, यहाँ पे भी चुनाव प्रचार देखना, वहां पे भी चुनाव प्रचार देखना, पार्टी का कैडर देखना, ये कैडर तो क्या, कैडर तो इस बार ही बना है जो भी बना है। तो वो सारी चीजों से मुझे लगता है कि कहीं आपको बहुत सारी चीजों में रिलैक्सेशन मिलता और आपका फोकस ज्यादा अच्छा हो पाता। और फोकस अच्छा होता तो सीधी सी बात है कि आप 50-55 सीटों में अगर आप सही तरीके से फोकस करते तो गिरी से गिरी हालत में भी आप 30 सीटें तो निकाल पाते। और आप 243 में लड़ने के बाद में आप अगर 1-2 सीट भी निकाल ले जाते हैं तो अगर दोनों चीजों को कंपेयर किया जाए तो 30 और कहाँ 1-2, ठीक है ना। तो अभी आपके पास ना कैडर आप बना पाए, ना आप सही तरीके से अपना वोट कंसोलिडेट कर पाए, ना आप सही तरीके से लोगों से कनेक्ट कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रशांत किशोर किसी भी तरीके का कोई भी चुनाव 2025 बिहार चुनाव 2025 में कोई भी फैक्टर नहीं है। अब बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी का जो मुझे समझ में आ रहा है, आरजेडी 2 कारणों से बहुत ज्यादा पीछे हो गई। पहला कारण, आरजेडी फ्रस्ट्रेशन में चली गई। आरजेडी ने जो पहला जो चुनाव प्रचार, जब चुनाव घोषणा नहीं हुई थी उससे 1.5 महीने 2 महीने पहले जो जिस मूड से आरजेडी ग्राउंड पे आई थी वो मूड बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव मूड था, है ना। लोगों का सेंटिमेंट्स को टच कर पा रहे थे और लोगों के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ जुड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही आरजेडी ने कांग्रेस का और राहुल गांधी का दामन थामा, आरजेडी ऑफ ट्रैक हो गई। आरजेडी अपने जो मेन जो फोकस था उस फोकस से ऑफ ट्रैक हो गई। और जब उस फोकस से आरजेडी ऑफ ट्रैक हुई तो उसको वापस में ट्रैक में लाने के लिए बहुत माइंड में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई कि अब करें क्या। अब उदाहरण देखिए, जब वोट अधिकार यात्रा निकली, जैसे ही राहुल गांधी यहां से वोट अधिकार यात्रा खत्म करके निकले, तेजस्वी को दोबारा वापस से अपनी एक यात्रा निकालनी पड़ी। तो जो डेंट लग गया था उस डेंट को रिकवर करने के लिए वापस से यात्रा निकालनी पड़ी। और वो जो 10 से 12 दिन वहां पे वेस्ट हो गए, उस वेस्ट डेज में आप पार्टी के लिए सीट के बंटवारे के ऊपर में सही तरीके से काम कर पाते। आप सीट का बंटवारा कर नहीं पाए। राहुल गांधी वहां से निकल गए, उसके बाद वो विदेश यात्रा पे चले गए। आप इंतजार में बैठे हुए हैं कि अब फलाने आएंगे, तो अब राजकुमार आएंगे तो अब हम बैठेंगे, सीट का बंटवारा करेंगे। तो इसीलिए आपके सीट के बंटवारे में डिले हो गया। सीट के बंटवारे में जो डिले हुआ उससे भी एक पैनिक क्रिएट हुआ, इंटरनल पैनिक। पार्टी में लोट घसोट मच गई। कोई कुर्ता फाड़ दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई बोल रहा है कि हमको आप उप मुख्यमंत्री घोषित कर दो, है ना। तो इस तरीके का जो कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए था वो मिस कोऑर्डिनेशन की तरफ बढ़ गया। और वो जो चीज थी वो साफ साफ तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार स्टार्ट होने के पहले वो पैनिक दिख रहा था, क्लियर दिख रहा था कि ये पैनिक आ चुका है। आपका कंसंट्रेशन ही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम किधर कंसंट्रेट करें, हम प्रचार करें कि हम सीट बांटे हैं, कि हम इसको शांत करें, कि हम उसको शांत करें। तो ये जो सारी चीजें जो इकट्ठी हो गई, तो इनका जो इकट्ठा होना उससे बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। और चुनाव के दौरान अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो चुनाव में केवल प्रचार ही एक फैक्टर नहीं होता है, चुनाव के साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे वो जातीय गठबंधन हो, ठीक है ना, चाहे वो आपको महिला फैक्टर हो, युवा फैक्टर हो, और भी ग्राउंड लेवल की जो इनपुट्स होते हैं वो लगातार आते रहते हैं, बिल्कुल लगातार डेली मिलते रहते हैं कि आज फलानी जगह में ये हुआ, आज ऐसे ये फलाना युवा कार्यकर्ता वो इस तरीके की बात कर रहा था, आज वो युवा कार्यकर्ता इस तरीके की बात कर रहा था। इन बिटवीन बीजेपी फुल फ्लेजेडली अपने फुल फोर्स के साथ में कूद पड़ी। और नीतीश जी ने जो साइलेंट किलिंग का जो काम किया है, आप एक फैक्टर देखिए, मैं जो फैक्टर महसूस कर रहा हूं कि जैसे ही चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, नीतीश कुमार एकदम बैकग्राउंड में चले गए। उनने किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट, जो भी उनके ऊपर कटाक्ष हो रहे थे पहले कि वो मानसिक तौर से अभी संतुलित नहीं है, शारीरिक तौर से अभी संतुलित नहीं है,
तो उनने उन सारी चीजों को साइड में रखा और उनका पूरा फोकस चुनाव में था। कहीं पे भी आप नहीं देखेंगे कि वो कोई भी कंट्रोवर्सी, पूरे चुनाव में नीतीश कुमार जी ने एक सिंगल कंट्रोवर्सी जेडीयू ने करी, इवन बीजेपी ने भी नहीं करी। तो एनडीए में कंट्रोवर्सीज बिल्कुल भी नहीं थी। और वहीं अगर आप आरजेडी में देखें तो आरजेडी चुनाव के दूसरे दौर तक जाने तक भी कंट्रोवर्सियों से घिरी रह गई, ठीक है ना। और उस कंट्रोवर्सी में जिसको बोलते हैं कि जले में नमक, तो जो आरजेडी का जो इंटरनल फैमिली मैटर जो था, वो फैमिली मैटर को इस चुनाव में बहुत कुरेदा गया है। कहीं ना कहीं उसका, उस चीज का 1-2% आरजेडी के वोटर में फर्क पड़ेगा, 100% पड़ेगा, ठीक है ना। एक फैमिली में अगर किसी भी तरीके का कोई अगर क्रैकडाउन होता है, ठीक है ना, तो वो उस चीज का आप, और सीधी सी बात है, कोई भी कैडर हो सकता है कि एक ऐसे कैडर में बहुत सारी ऐसी बड़ी संख्या हो जो तेज प्रताप को फॉलो करती हो, उसको अपना फेवरेट नेता मानती हो आरजेडी के अंदर, उसके जाने से, ठीक है ना, तो एक रहा है, एक फटीक तो हुआ है, ठीक है ना। उस फटीक को मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से आरजेडी कंट्रोल कर पाई है, और उस चीज को बहुत ज्यादा कुरेदा गया है। और ग्राउंड से भी ये रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा मिली हैं, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स तेज प्रताप यादव के आए हैं, तो उसका फर्क पड़ा है। तो जो ओवरऑल जो मेरा फाइनल कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया कि बीजेपी 167 सीट्स लेके आएगी टोटल 243 में। अब देखते हैं कि मेरा अनुमान कितना सही हो पाता है, और ज्यादा समय नहीं बचा है, कल का बस और दिन है, परसों तो चुनाव की मतगणना होना चालू हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो सके। इसमें आपकी सहायता का मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।